ह्यूमन वांट्स, मतलब इन असेट्स से हम कुछ और बना रहे हैं, वो वाली चीज़ से ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे चॉकलेट बनाने की मशीन है, तो चॉकलेट बनाने की मशीन इज़ अ कैपिटल गुड। उस मशीन से चॉकलेट बनेगी, चॉकलेट से ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होएगी। सो कैपिटल गुड्स दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स विच इन टर्न में बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। दे themselves आर नॉट कन्वर्टेड इनटू समथिंग, ये खुद दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये अपना जो चीज़ मशीन है मशीन ही रहती है। जैसे चॉकलेट बनाने की मशीन में मिल्क से चॉकलेट बन गया, मशीन में दूध डाला तो चॉकलेट बन गई, तो मिल्क तो कन्वर्ट हो गया, मिल्क इज़ एन इंटरमीडिएट गुड्स, इट इज़ अ रॉ मटेरियल। इन मशीन तो मशीन ही रहेगी, मशीन से चॉकलेट नहीं बनी है। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हो गई। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार काम में लिया जा सकता है इनको, सिंगल यूज़ नहीं है ये। दे आर ऑफ हाई वैल्यू, हाई वैल्यू होती है इनकी। एंड दे इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन, इनमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है अब आगे टॉपिक में करेंगे हम। कैपिटल गुड्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। एक है रिप्लेसमेंट, एक है एडिशन। ये भी डिटेल में आगे डिस्कस होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको जान लेते हैं। रिप्लेसमेंट, एडिशन। मान लीजिए आपके पास में घर पे 5 मिक्सर्स हैं। मिक्सर मतलब मिक्सी में जब आप शेक बनाते हो, मिल्क शेक बनाते हो, मिक्सर है। तो 5 मिक्सर्स हैं आपके पास घर पे, उसमें से 3 खराब हो गए, है ना, 3 बिकम्स बैड। अब वो काम में आ नहीं सकते, 3 मिक्सर आपके ख़राब हो गए। आपने क्या किया? यू परचेज्ड 5 न्यू मिक्सर्स, आपने 5 नए मिक्सर खरीद लिए। 5 आपके पास थे, 3 खराब हो गए, आपने 5 नए मिक्सर खरीद लिए। तो 5 में से रिप्लेसमेंट कितने हैं और एडिशन कितने हैं? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है चीज़ आपके पास थी वो ख़राब हो गई, आपने नई खरीद ली। तो 3 मिक्सर ख़राब हो गए, 3 मैंने उसकी जगह खरीद लिया, तो रिप्लेस कर दिया, पुराने वाले की जगह नया आ गया। सो 3 आर रिप्लेसमेंट, ठीक है। और 2 एडिशन है, 2 आर एडिशन। तो अब मेरे पास में टोटल कितने मिक्सर्स हो गए? अब मेरे पास में टोटल 7 मिक्सर्स हो गए हैं। 5 थे, 3 खराब हो गए, 2 बचे थे, 5 और मैंने नए खरीद लिए, तो 7 हो गए। तो बात इन 5 की है, ये मेरे कैपिटल गुड्स थे। ये 5 की बात हो रही है, कैपिटल गुड्स थे, जो कि इस बार के जीडीपी में आने की बात है। तो इन 5 में से 3 रिप्लेसमेंट है और 2 एडिशन है। काव्या को समझ आया रिप्लेसमेंट एंड एडिशन? हेलो काव्या, आवाज़ आ रही है? यस सर। आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। यस सर। ओके, सो रिप्लेसमेंट एडिशन आपको समझ आ गया, ठीक है ना। ये रिप्लेसमेंट एडिशन का मीनिंग है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं इधर। सो ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक बुक में छोटी सी चीज़ लिखी है, नट्स बोल्ट्स। नट्स बोल्ट जो छोटे छोटे स्क्रू वगैरह होते हैं, वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाते, क्योंकि वो बहुत लो वैल्यू के होते हैं। जस्ट एक एक्सक्लूजन है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, नट्स एंड बोल्ट्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं गिनते। अब हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब एक बार वापस पीछे वाली स्लाइड पे एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, हमने सारे गुड्स के बारे में पढ़ लिया। फाइनल गुड्स समझ लिया, इंटरमीडिएट समझ लिया, कंज्यूमर गुड्स समझ लिया, प्रोड्यूसर गुड्स समझ लिया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट आर सेम। तो ये स्लाइड पूरी अब हमें समझ आ गई है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। अब इसमें क्या है कि कुछ गुड्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कैपिटल गुड्स है, ये भी लंबे समय तक चलते हैं, और कंज्यूमर गुड्स में से एक ड्यूरेबल वाले गुड्स होते हैं, ये भी लंबे समय तक चलते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है?
कैपिटल गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, हमें मालूम है क्या होता है, बट फिर भी हम इनका डिफरेंस एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है। कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती है। पीछे हमने क्या देखा था, ये सारी मशीनें हैं, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स हैं, है ना। बट हम क्या बात कर रहे हैं कि हर मशीन कैपिटल गुड नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज़ के बेस पे हम डिसाइड करेंगे वो कैपिटल गुड्स है या वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है। जैसे सिलाई मशीन है, अगर सिलाई मशीन को किसी फैक्ट्री में, फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री, जहाँ पर कपड़े बनाकर बेचे जाते हैं, ऐसी फैक्ट्री में सिलाई मशीन ख़रीदी जाए तो वो सिलाई मशीन कैपिटल गुड्स कहलाएगी। लेकिन सिलाई मशीन को अगर किसी घर में कोई हाउसवाइफ ख़रीदती है अपने बच्चों के या फैमिली के कपड़े ठीक करने के लिए, तो ये यहाँ पर ये कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। सो एंड यूज़ के बेस पे उसका नेचर चेंज हो जाएगा कि कैपिटल गुड्स है या वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। कार, अगर कोई टूरिज़्म कंपनी जो लोगों को टूरिस्ट प्लेसेस पे ले जाती है, टूरिज़्म कंपनी अगर कार को ख़रीदती है तो उनके लिए कैपिटल गुड्स है, बिकॉज़ वो इस सामान से कोई सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे, है ना। कैपिटल गुड्स सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, कुछ चीज़ बनाने में काम आता है, ऐसा नहीं है। कैपिटल गुड्स से सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती है। तो कार अगर टूरिज़्म कंपनी काम में ले रही है तो कैपिटल गुड्स है। लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर कार को काम में ले रहा है, जैसे हमारी फैमिली में किसी ने ख़रीदी या पड़ोसी क्या किसी ने ख़रीदी, तो वो एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, वो फिर कैपिटल गुड्स वहाँ पर नहीं कहलाएगी। तो सेम चीज़ है, कभी वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कभी वो कैपिटल गुड्स कहलाती है, डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज़ कि एंड यूज़ उसका क्या था। तो यहाँ पर हम इसका अगर टेबल के फॉर्म में अगर हमें लिखना है डिफरेंस, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। इसको हम इधर लिखते हैं साथ में। ड्यूरेबल लिख लेते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, डिफरेंस फर्स्ट क्या है, इससे ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फेक्शन होता है, लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का डायरेक्टली यहाँ पर सेटिस्फेक्शन होता है। कैपिटल गुड्स से डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। कैपिटल गुड्स से डज नॉट लीड, है ना। इनडायरेक्टली कैसे भाई, कैपिटल गुड्स से कोई सामान बनेगा, उस सामान से जाकर फिर ह्यूमन वांट का सेटिस्फेक्शन होएगा। सो डज नॉट लीड डायरेक्टली टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यहाँ डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फेक्शन होता है। फिर क्या है, कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स आफ्टर परचेज। इसको हाउस होल्ड्स खरीदते हैं, हाउस होल्ड्स मतलब जो भी घर हैं, फैमिलीज हैं, उन सबको हाउस होल्ड्स बोला जाता है। खरीदने के बाद हाउस होल्ड्स इनको कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स में क्या होता है, यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर मतलब किसान भी हो सकता है या कोई फैक्ट्री वाला भी हो सकता है। प्रोड्यूसर्स इसको यूज़ करते हैं फर्दर प्रोडक्शन, कोई और चीज़ बनाने के लिए कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हैं। इसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसको हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इधर बोलते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक और पॉइंट लिखा है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में एक टॉपिक आएगा वहाँ इसको हम डिस्कस करेंगे। सो कंज्यूमर गुड्स से क्या होता है, अगर देश में ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनेंगे
है ना। अगर देश में ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनेंगे तो उससे लोगों का वेलफेयर ज़्यादा होएगा। लोगों का वेलफेयर कैसे होएगा भाई? कंज्यूमर गुड्स जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है वो कंज्यूमर गुड्स हैं। तो अगर ज़्यादा ऐसे वाले सामान बनेंगे जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो हमारी भलाई होगी, जनता की भलाई होगी। तो किसी देश में कंज्यूमर गुड्स अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो पीपल विल बी हैप्पी, उनकी ज़रूरतों का सामान वहाँ पे पूरा बन रहा है। कैपिटल गुड्स अगर ज़्यादा बनते हैं तो कैपिटल गुड्स, मान लीजिए किसी देश में कैपिटल गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं, है ना, कंज्यूमर गुड्स कम बन रहे हैं, कैपिटल गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो उससे लोगों का वेलफेयर का कोई लिंक नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी उस इकोनॉमी में कि भाई वो लोग ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स को बना सकते हैं। बट कैपिटल गुड्स से वेलफेयर डायरेक्टली लिंक नहीं है, इनडायरेक्टली वेलफेयर यहाँ पर होता है। सो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो वेलफेयर ऑफ पीपल ज़्यादा होता है। कैपिटल गुड्स का अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कंट्री की इंक्रीज़ होती है। ये हमारे यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ये हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन का ऑफ गुड्स का टॉपिक इज़ कंप्लीट। फिर अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा क्लासिफिकेशन के बाद, स्टॉक वर्सेस फ्लो। सो क्लासिफिकेशन में आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। कुछ पूछना है आपको काव्या? हाँ सर। ओके चलो, स्टॉक वर्सेस फ्लो, ये आपकी मैम ने कराया क्लास में, स्टॉक वर्सेस फ्लो। हाँ सर। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ सर। स्टॉक वर्सेस फ्लो कराया आपकी क्लास में नो सर। या आपको याद नहीं है? नहीं सर, अभी सिर्फ कैपिटल फ्लो ऑफ इनकम तक ही कराया से, वो स्टॉक फ्लो नहीं कराया, सिर्फ वो हाउस होल्ड और कैपिटल। हाँ तो उसके पहले ये टॉपिक आया था। चलो ठीक है, एनीवे हम कर लेते हैं स्टॉक वर्सेस फ्लो, कि या तो स्टॉक होती है कोई चीज़ या कोई चीज़ फ्लो होती है। आपने वर्ड सुने स्टॉक और फ्लो? आपने कभी ये वर्ड सुना कि स्टॉक क्या होता है, या व्हाट, या फ्लो वर्ड सुना आपने कभी? सर स्टॉक सुना है। हाँ, स्टॉक क्या होता है? किसी चीज को लाइक इकट्ठा करना और फिर रखना। इकट्ठा करना किसी सामान को, वो स्टॉक हो गया। ओके देन फ्लो, फ्लो सुना कभी? फ्लो, व्हाट इज़ फ्लो? नहीं सर। फ्लो मतलब जैसे फ्लो ऑफ वाटर, है ना, पानी बह रहा है, दैट इज़ फ्लो। ठीक है ना, एक जनरल सेंस में जो हम यूज़ करते हैं फ्लो टर्म को, कि पानी बह रहा है, तो वो एक फ्लो है। सो स्टॉक और फ्लो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या इनका मीनिंग होता है वो हम देखते हैं। स्टॉक एंड फ्लो, जो भी इकोनॉमिक्स में अलग अलग टर्म्स होती हैं, है ना, इनकम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट्स है, प्रोडक्शन है, हम उनको सबको मेज़र, उनके सबके रिलेशन में बात कर रहे हैं। किन के रिलेशन में बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स में जो भी टर्म्स होती है, जैसे मान लीजिए इनकम है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, इन सब टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। हम बताएंगे कि ये सब चीज़ें जो है, ये दो में से एक चीज़ होगी, या तो ये स्टॉक होएगी या ये फ्लो होएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है ना। जैसे ऊपर हमारी बात किस कॉन्टेक्स्ट में थी, गुड्स का क्लासिफिकेशन करना था, वो वाला टॉपिक वहाँ चल रहा था। अब यहाँ पे जो भी आपके इकोनॉमिक टर्म्स होती है, ये या तो स्टॉक मानी जाएगी या ये फ्लो में मानी जाएगी। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ अ स्टॉक? स्टॉक इज़ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब ये ऊपर जो मैंने आपको लिख करके दी, ये सारे वेरिएबल्स हैं। ये सब बेसिकली आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम इसको बोल सकते हैं।
तो कोई इकोनॉमिक वेरिएबल स्टॉक है या फ्लो है, ये हमें यहाँ पर जानना है. सो स्टॉक क्या है? वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे अभी, इस वक्त, है ना. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको मेज़र किया जा रहा है, उसकी वैल्यू को मेज़र किया जा रहा है. फ्लो का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम ड्यूरेशन में उसको वैल्यू को मेज़र किया जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं, अब समझ आएगा. ऑन अ सर्टेन डेट, किसी एक तारीख को, हाउ मच मनी इन योर बैंक अकाउंट, है ना. किसी एक डेट पे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, किसी एक डेट पे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है. तो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है कि 1 तारीख को कितना पैसा आपके अकाउंट में था, या 10 तारीख को आपके अकाउंट में कितना पैसा था. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इस वक्त आपके पास वो चीज़ कितनी है. फ्लो में क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व होता है. जैसे ₹1500, इधर लिखना है, ₹1500 पॉकेट मनी एवरी मंथ. हर महीने आपको पॉकेट मनी 1500 रुपये मिलती है. तो यहाँ पूरे महीने की बात है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक क्षण की बात नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की पूरे महीने में 1500 रुपये आपको पॉकेट मनी मिलती है. हर महीने आपको पॉकेट मनी 1500 रुपये मिलती है. या फिर हर दिन आप यहाँ पे कैंटीन में 100 रुपये खर्च करते हो. तो फ्लो के साथ एक टाइम डायमेंशन अटैच होता है. फ्लो इज टाइम डायमेंशनल. फ्लो वाले आइटम्स होते हैं जो टाइम डायमेंशनल होते हैं, जैसे पर डे, पर ईयर, पर आवर. इस तरह से चीज़ों को गिना जाता है. जिस भी चीज़ को इस तरह से गिना जाए वो एक फ्लो है. इनके साथ, स्टॉक के साथ, नो टाइम डायमेंशन अटैच. इसके साथ कोई टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे महीने में कितना हुआ या पूरे साल में कितना हुआ. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है उतना बोलना सफिशिएंट है. बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है ना. अब साथ में मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 1 साल में 1 लाख रुपए पड़ा है या 1 घंटे में 1 लाख रुपए पड़ा है. ये बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिंपल बोल सकता हूँ, आपके पास वाटर बॉटल है, उसमें कितना पानी है? भाई उसमें 4 गिलास पानी है. तो दिस इज़ अ स्टॉक, ये एक स्टॉक है. वाटर बॉटल में कितना पानी है? 4 गिलास पानी है. तो ये स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस होता है. स्टॉक में कोई टाइम लगाना आपको ज़रूरत नहीं है, फ्लो के साथ आपको टाइम अटैच करना पड़ता है. एक दिन में कितना हुआ, 1 साल में कितना हो, 1 घंटे में कितना हो, इस तरह से. इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं. और सो पॉइंट इन टाइम वर्सेस पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट इन टाइम क्या होता है? ऑन अ स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक डेट पे, कोई भी डेट हो सकती है, उस डेट पे उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है. और उसमें फ्लो में क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस पूरे साल में. तो स्टॉक तो क्या हो गया, एक निश्चित तारीख को क्या था वैल्यू. फ्लो क्या हो गया, उस पूरे साल में कितना वो चीज़ हुई है. ऑन अ स्पेसिफिक डेट मतलब मनी इन योर बैंक अकाउंट, किसी तारीख में आपके बैंक में कितना पैसा था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनकम आपकी कितनी हुई. तो पूरे साल में इनकम आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे भाई 1 लाख रुपए इनकम है. तो कब है? एक महीने में है, एक दिन में है, एक साल में है, वो आपको उसके साथ बताना पड़ेगा. तो इनकम इज़ अ फ्लो. इनकम फ्लो हो गया. मनी इन बैंक अकाउंट जो है वो एक स्टॉक हो गया. ये स्टॉक और फ्लो में यहाँ पर डिफरेंस हो गया. जैसे वेल्थ, अब हम थोड़े और एग्जांपल्स इसके देखते हैं. वेल्थ क्या है? कितनी संपत्ति है किसी के पास, है ना. आपके पास कोई पड़ोसी रहते हैं, हमने बोला भाई उनके पास 10 करोड़ रुपया है. 10 करोड़ रुपया कब है? आज है. उसके साथ टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, 10 करोड़ रुपया उनके पास. तो दैट इज़ वेल्थ. तो वेल्थ इज़ अ स्टॉक. वेल्थ एक स्टॉक है. इनकम मैंने बोला मेरी इनकम 10 लाख रुपए है. तो कब है आपकी इनकम 10 लाख? एक साल में कमाया, एक दिन में कमाया, एक महीने में कमाया. तो इनकम इज़ अ फ्लो. तो जिसके साथ कोई टाइम डायमेंशन अटैच करना पड़े
वो चीज़ इनकम, वो चीज़ फ्लो कहलाती है। जिसके साथ कोई टाइम डायमेंशन अटैच ना करना पड़े, दैट इज़ अ स्टॉक, वो स्टॉक कहलाता है। आसान आसान एग्जांपल देखते हैं। देखिए, वाटर इन अ टैंक, किसी एक टैंक में कितना पानी भरा हुआ है, दैट इज़ अ स्टॉक। लीकेज पर आवर, हर घंटे 10 लीटर पानी बह के चला जाता है लीकेज में से, हर घंटे में 10 लीटर पानी बह रहा है, तो लीकेज इज़ अ फ्लो। तो टैंक में पानी कितना है वो एक स्टॉक है, कितना लीकेज हो रहा है दैट इज़ अ फ्लो। किसी गोडाउन में कितना चावल पड़ा हुआ है, भाई एक गोडाउन में 1000 किलो चावल पड़ा है। अब उसके साथ कोई टाइम अटैच करने की ज़रूरत नहीं है हमें, पड़ा है चावल, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पे चावल वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इट इज़ अ राइस इन अ गोडाउन इज़ अ स्टॉक। सेल्स ऑफ राइस, मैंने 1000 किलो चावल बेचा, कब बेचा, पिछले एक महीने में बेचा, एक साल में बेचा, एक दिन में बेचा, 10 साल में बेचा, कितने टाइम में बेचा, टाइम बताना मुझे ज़रूरी है। इसलिए सेल्स ऑफ राइस इज़ अ फ्लो। तो गोडाउन में राइस कितना हो, एक स्टॉक है, राइस की सेल्स कितनी हुई, दिस इज़ अ फ्लो। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक देश की पॉपुलेशन कितनी है, 100 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, उसके साथ पीरियड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ अ स्टॉक। नंबर ऑफ बर्थ्स, कितने लोग पैदा हुए देश में, तो कब पैदा हुए, एक महीने में, एक दिन में, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो टाइम आपको अटैच करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ बर्थ्स इज़ अ फ्लो, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ स्टॉक। समझ आया काव्या को स्टॉक वर्सेस फ्लो? यस सर। ओके, अब ये तो स्टॉक का मतलब समझ आ गया, फ्लो का मतलब समझ आ गया। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वाटर, ये सब जनरल एग्जांपल्स हैं, है ना। स्टॉक फ्लो को आप जनरल यूज़ में भी कर सकते हो, और ये जो आपके वेल्थ, कैपिटल, ये सारे एग्जांपल्स आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो कैपिटल फॉर्मेशन अभी हम समझते हैं इसको, पहले स्टॉक और फ्लो के कुछ रूल्स और हम समझ लेते हैं। ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो, क्या रूल है, स्टॉक जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आज पूछता हूँ काव्या के पास कितनी वेल्थ है, बताइए आपके पास पर्सनली आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी वेल्थ है आपके पिग्गी बैंक में, 35 रुपीज। 35 रुपीज़? हाँ 35 या 25? 35। 35 रुपीज़, ओके। सो काव्या के पास ₹35 की वेल्थ है, ठीक है, ओके। सो हम यहाँ कर देते हैं काव्या की। और बिल गेट्स के पास कितनी वेल्थ होगी, बिल गेट्स को पहचानते हो, यस सर। कितनी वेल्थ होगी उनके पास, हाँ बहुत होगी, कितनी होगी, ट्रिलियन में होगा। ट्रिलियंस में होगा, है ना। तो ट्रिलियंस हम लगा लेते हैं, चलो 5 ट्रिलियंस। तो बिल गेट्स के पास 5 ट्रिलियंस है। सो वेल्थ जो है इट इज़ अ स्टॉक, है ना। किसी भी टाइम पे हम बोलेंगे काव्या के पास 35 रुपीज़ है और बिल गेट्स के पास 5 ट्रिलियंस है, तो दिस इज़ योर वेल्थ। तो वेल्थ इज़ अ स्टॉक। तो काव्या का जो वेल्थ वाला स्टॉक है इट इज़ स्मॉल, छोटा सा है। बिल गेट्स का स्टॉक इज़ बिग, बड़ा सारा है उनके पास में, ठीक है। अब अगर मुझे पैसे चाहिए, मुझे उनसे डोनेशन चाहिए, तो काव्या से मुझे कितना डोनेशन मिलेगा, भाई 35 में से बोलेगी सर 5 रुपये में आपको दे सकती हूँ या 10 रुपये में आपको दे सकती हूँ मैक्सिमम, ठीक है ना। तो स्टॉक छोटा है तो फ्लो भी छोटा होगा, इसमें से फ्लो विल ऑल्सो बी स्मॉल, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक बड़ा है ना, तो ये तो मुझे फिर उसमें से डोनेशन देंगे तो ही कैन गिव मी मोर, सो फ्लो विल बी बिग। तो हमारा रूल क्या बोलता है, ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो, जितना बड़ा स्टॉक होगा फ्लो भी उतना ही बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल तो हमने लिया बिल गेट्स का और काव्या का, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा पॉन्ड है, छोटा सा पॉन्ड है जंगल में, तो उसमें थोड़ा सा ही पानी है, तो वो एक पानी कितना है पॉन्ड में, दैट इज़ अ स्टॉक। अब उसमें से कितना पानी बह के जाएगा, हर घंटे में कितना बह रहा है या हर मिनट में कितना बह रहा है, वो पानी जो बह के जा रहा है दैट इज़ अ फ्लो। तो छोटे से पॉन्ड में से तो थोड़ा सा ही पानी फ्लो होएगा, तो स्टॉक छोटा है
तो फ्लो भी छोटा होगा। लेकिन बड़ा समुंदर है ना, खूब सारा पानी है, बहुत सारा स्टॉक है, तो समुंदर में से बह के भी बहुत सारा पानी जाएगा, तो बिगर द स्टॉक बिगर द फ्लो। ठीक है, तो ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो, स्मॉलर द स्टॉक स्मॉलर द फ्लो। ये हमारा स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड एक रूल हो गया। समझ आया काव्या को रूल, ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो? यस सर। ओके, अब हम इसके थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं स्टॉक और फ्लो के। सो वेल्थ इज़ अ स्टॉक, हमने बात करी है। इनकम, इनकम के साथ बोलना पड़ता है कि कितने टाइम में कमाई गई इनकम है, तो इनकम इज़ अ फ्लो। कैपिटल, कैपिटल कितनी है, जैसे आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करते हो, एक डेट पे कितनी कैपिटल है पार्टनर की, 1 अप्रैल को या 31 मार्च को, तो कैपिटल इज़ अ स्टॉक। ठीक है ना, इसको हम यहाँ थोड़ा और समझते हैं। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022, ए बी। ठीक है, ए की कैपिटल 31 मार्च 21 को थी 1 लाख रुपीज़, बी की थी यहाँ पे 50,000 रुपये। फिर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ए ने और पैसा इन्वेस्ट किया, पिछले एक साल में कितना इन्वेस्ट किया ए ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ए की कैपिटल कितनी हो गई, 3 लैक्स। 1 लाख प्लस 2 लाख इट विल बिकम 3 लैक्स। बी की कितनी हो गई, 50,000 प्लस 5 लैक्स, 5,50,000। तो ये कैपिटल थी साल के शुरू में, ये कैपिटल है साल के एंड में। तो ड्यूरिंग द ईयर नई कैपिटल बनी है ना भाई, ये कैपिटल 1 लाख से 5 लाख हो गई, तो मतलब नई कैपिटल बनी है। कोई चीज़ बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट भी है ये, है ना। तो इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर सेम थिंग। इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाना, एक साल में कितना पैसा लगाया, साल वर्ड यूज़ हो रहा है साथ में, तो दिस इज़ अ फ्लो। ठीक है ना। कैपिटल 1 लाख से 3 लाख हो गई, मतलब कैपिटल नई बनी है, नई बनी है मतलब इट इज़ अ न्यू फॉर्मेशन। किस चीज़ का फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। तो 2 लाख रुपए ए की कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, 5 लाख रुपए बी का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, और ये दोनों जो एक पर्टिकुलर डेट पे कैपिटल थे वो एक स्टॉक है। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल इज़ अ स्टॉक, कैपिटल इज़ अ स्टॉक एंड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, इज़ अ फ्लो। कैपिटल एक स्टॉक है और कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वो एक फ्लो है। समझ आया काव्या को? यस सर। ओके, तो हमने क्या एग्जांपल लिया, कैपिटल इज़ अ स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ फ्लो। तो आपको क्या होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक होता है या फ्लो होता है, तो आपको बताना है कि भाई इट इज़ अ फ्लो। या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का कुछ भी आप एग्जाम्पल बताइए। तो इतने सारे लिखे, इनमें से आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। बैंक डिपॉजिट्स एक स्टॉक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स इज़ अ फ्लो। इंटरेस्ट, मुझे 50,000 इंटरेस्ट मिला, कब मिला, पिछले 1 महीने में मिला, 2 महीने में मिला, 3 महीने में मिला, तो एक टाइम वैल्यू अटैच करनी पड़ती है। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज़ अ फ्लो। वाटर इन अ टैंक लीकेज हम डिस्कस कर चुके, राइस इन अ गोडाउन, सेल्स ऑफ राइस हम डिस्कस कर चुके, पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ बर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे स्टॉक और फ्लो के एग्जांपल्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए। ओके ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक वर्सेस फ्लो, छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा वो नहीं था। तो स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। उनके डिफरेंसेस के कोई 2-3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, और 2-3 स्टॉक के एग्जांपल और फ्लो के एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए। ये हमारा स्टॉक और फ्लो का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था,
नेक्स्ट काय पे आ गए हम, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात करी जा रही है, इन्वेस्टमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर। अब हम इस पे आते हैं, व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में हमारे क्या क्या ब्रॉड टॉपिक्स अभी तक हमने कर लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, स्टॉक वर्सेस फ्लो, और अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मैंने अभी आपको समझाया था एग्जांपल। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल को मेरे पास लेट से इतनी कैपिटल है, यहाँ सिक्के पड़े हुए हैं येलो कलर के, इतनी कैपिटल है। यू इन्वेस्ट मोर मनी, आपने और पैसा इन्वेस्ट किया, इतना सारा और इन्वेस्टमेंट किया, तो आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। कैपिटल 31 मार्च को इतनी सारी हो गई, यहाँ पे तो इतने से स्टॉक, इतने से सिक्के थे आपके पास, अब ये 31 मार्च को इतना सारा हो गया। सो नई कैपिटल बनी है, आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया तो नई कैपिटल बनी, तो इसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, जो साल के शुरू में कैपिटल था दैट इज़ अ स्टॉक, साल के एंड में जो कैपिटल था दैट इज़ ऑल्सो अ स्टॉक, और जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको वो दैट इज़ अ फ्लो। तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नीचे लिखा है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। ये समझ में आना बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको अच्छे से। स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो चेंज हुआ, स्टॉक ऑफ कैपिटल में क्या चेंज हुआ, जैसे यहाँ पर 1 लाख का स्टॉक था, यहाँ पर 3 लाख का हो गया, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना चेंज हुआ, 2 लाख रुपए का चेंज हुआ। तो 2 लाख रुपए का जो चेंज हुआ दैट इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। समझ आया काव्या को? काव्या समझ आया कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? यस सर। आपकी आवाज़ आज बहुत स्लो आ रही है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है ना। तो हम यहाँ पे टर्म कैपिटल फॉर्मेशन नहीं यूज़ करते, लंबी सी इन्वेस्टमेंट की ही हम बात करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री पता है आपको, व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होता है काव्या? जहाँ हम अपनी चीजें रखते हैं, हाँ जी, जहाँ हम अपनी चीजें रखते हैं। जहाँ चीज़ें रखते हैं वो तो गोडाउन होता है। जहाँ चीज़ें रखते हो तो गोडाउन होता है। पता इन नहीं सर। इन्वेंट्री आपने टर्म और कहीं सुना है, व्हाट इज़ इन्वेंट्री? और कहाँ सुना है टर्म? और कौन सा सुना है? आज आप हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे हो क्या? आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। मैं सर यूज कर रही हूँ। ओके, अभी थोड़ा तेज़ हुई है आपकी आवाज़। सो इन्वेंट्री अकाउंट्स में सुना आपने कभी इन्वेंट्री? यस सर। तो इन्वेंट्री क्या होता है? एसेट होता है। असेट होता है, दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। चलो हम समझते हैं इन्वेंट्री क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, फिक्स्ड असेट्स का मीनिंग हम पीछे समझ चुके हैं। फिक्स्ड असेट्स में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेंट्री क्या होता है वो अभी हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मैं शर्ट्स बना करके बेचूंगा, है ना, शर्ट्स बना करके आई विल सेल। तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री मुझे लगानी है, तो मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। ठीक है, अब आप बताइए कि कपड़े बनाने की फैक्ट्री जब मैं बनाऊंगा, लगाऊंगा, तो मुझे क्या क्या चीज़ों में पैसा लगाना पड़ेगा, बताइए।
रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल होगा या कपड़े बनाने की फैक्ट्री में? सोइंग मशीन। हाँ, वो कपड़े सिलने वाली मशीन। कपड़े सिलने वाली मशीन रॉ मटेरियल नहीं होगी वो। धागा। थ्रेड, ओके, ठीक है, थ्रेड विल बी अ रॉ मटेरियल, क्लॉथ विल बी अ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, बटन्स विल बी अ रॉ मटेरियल, एटसेट्रा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में हमने ये इन्वेस्टमेंट किया। और क्या चीज़ में इन्वेस्टमेंट होएगा? मशीन में होगा। मशीन्स, सीविंग मशीन्स खरीदेंगे हम, सीविंग मशीन्स हम परचेज करेंगे, ठीक है। और क्या खरीदेंगे? लेबर करेंगे। लेबर, लेबर को बुलाएंगे, ठीक है, ओके। देन व्हाट एल्स? मशीन को कहाँ लगाओगे? कोई बिल्डिंग चाहिए? गोडाउन। गोडाउन चाहिएगा, सामान बना के रखेंगे तो गोडाउन चाहिए, बिल्कुल ठीक है। गोडाउन, फैक्ट्री। हाँ जी, फैक्ट्री चाहिए होगी। आवाज़ नहीं आई, क्या चाहिए? सर फैक्ट्री चाहिए होगी। फैक्ट्री, यस सर। ओके। सो फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग हमें चाहिए, तो ये सब चीज़ों में हमें पैसा लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, इन सब में हमें पैसा लगाना पड़ेगा। अब देखिए, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाए, तो कपड़ा, धागा, इन सब से हम क्या बन जाएगी? शर्ट्स हमारी यहाँ पे बन जाएगी। सीविंग मशीन, गोडाउन, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि हम इनसे सामान बना रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये हमारे कैपिटल गुड्स भी आप इनको बोल सकते हो। दीज आर कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हो, कैपिटल गुड्स भी आप बोल सकते हो। तो जब मशीन्स, गोडाउन, फैक्ट्री, ये सब खरीदने में जो पैसा लगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो पैसा इनको खरीदने में लगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में लगा, इसलिए हम बोलेंगे दे आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। मान लेते हैं इसमें 5 लाख रुपए लगे, इसमें गोडाउन में 10 लाख रुपए लगे, इसमें 15 लाख रुपए लगे, ठीक है। अब रॉ मटेरियल, मान लीजिए कच्चा सामान मैंने ख़रीदा, 20 लाख रुपए का मैंने कच्चा सामान ख़रीदा, 20 लाख रुपये कच्चा सामान ख़रीदा, तो ये मेरा 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया रॉ मटेरियल। अब होता क्या है कि मैंने शर्ट्स बनाना शुरू किया, शर्ट्स बनाना मैंने शुरू किया। अब मैं किसी एक मान लीजिए 31 मार्च की बात कर रहे हैं, ऑन 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 2021 की हम बात कर रहे हैं। ये सारा कच्चा सामान के फॉर्म में थोड़ी ना रहेगा, ये कच्चे सामान से कुछ तो मेरी शर्ट्स, कंप्लीट शर्ट्स बन चुकी होगी, कंप्लीट शर्ट्स ऑलरेडी मेड, कंप्लीट शर्ट्स पूरी बन चुकी होगी, है ना, या इसमें से कुछ अभी थोड़ी बनी होगी, कटिंग किया हुआ है, सिलाई पेंडिंग है, या सिलाई हो गई, बटन लगाने बाकी है, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गए, या उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं कि अभी काम चल रहा है भाई, वर्क इन प्रोग्रेस। जो कंप्लीट शर्ट्स बन गई उनको हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स बन गया, पूरा काम हो गया। जो पार्टली बना हुआ है उनको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स। और कुछ जो सामान है वो अभी ऐसे ही पड़ा होगा, उस पर कुछ काम नहीं किया गया होगा, वो कच्चा सामान ही रह जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। ठीक है ना। तो मेरे पास 3 तरह के हो गए, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर रॉ मटेरियल।
राइट काव्या? यस सर। इस 20 लाख रुपए में से मान लिया 10 लाख का मेरा फिनिश्ड गुड्स बन गया होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स में भी 6 लाख का पड़ा होगा, और रॉ मटेरियल 4 लाख का मेरा यहाँ पे पड़ा होगा। तो इनमें सब में जो इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इसको कहते हैं इन्वेंट्री। दिस इज़ इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री में फिनिश्ड गुड्स आता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स आता है, रॉ मटेरियल आता है, और जो पैसा लगा इसमें दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों चीज़ आर इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ वापस लिखा हुआ नहीं है। यहाँ तो मैंने क्या नई फैक्ट्री शुरू करी है, तो मेरे पास साल के शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जीरो था, नील फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था, कुछ था ही नहीं मेरे पास में साल के शुरू में। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 5 लाख इसमें लगाया, 10 लाख इसमें लगाया, 15 लाख मैंने इसमें लगाया। तो हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। साल के शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास जो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था वो जीरो था। साल के शुरू में कुछ था ही नहीं, अभी तो नई फैक्ट्री शुरू करी है। साल के एंड में मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने के हो गए? ये 25 लैक्स के। सो 25 लाख वॉज माई इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ₹25 लैक्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम इसको लिखेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज़ 25 लैक्स। तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितने रुपए से मेरा फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक इंक्रीज हुआ एक साल में, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसी तरह से इन्वेंट्री की हम बात करेंगे। साल के शुरू में जीरो इन्वेंट्री थी, साल के एंड में मेरे पास में 20 लैक्स की इन्वेंट्री है। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ₹20 लैक्स। तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन तीनों चीज़ों के स्टॉक में जो चेंज हुआ है उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बोलते हैं। सो दिस इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ आया काव्या को? यस सर। है ना? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। निकालते कैसे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? कैसे निकालेंगे? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में कितना फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है उसमें से माइनस कर दो, साल के शुरू में कितना फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है उसे आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर साल के एंड में कितने का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स था? 25 लाख का। साल के शुरू में जीरो था, माइनस कर दिया तो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आया। अब अगला साल यहाँ पर मेरे पास में कितना है? 30 लैक्स है ये। नेक्स्ट ईयर में मैंने और इन्वेस्टमेंट किया, लेट से ₹5 लैक्स का। तो मेरा इस साल के एंड में कितना हो गया? 30 की जगह पर ये हो गया 35 लैक्स। तो इस वाले साल में इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कैसे निकालूंगा? साल के एंड में 35 माइनस साल के शुरू में 30, इस साल का इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए हो गया। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट एंड ऑफ द ईयर लेस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सिमिलरली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? इन्वेंट्री एट एंड ऑफ द ईयर लेस इन्वेंट्री एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री एट एंड ऑफ द ईयर लेस इन्वेंट्री एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस?
आपके और भी छोटी क्लासेस में सिग्निफिकेंस करके टॉपिक आता होगा यस दूसरे। सर। तो क्या होता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? इससे हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? नो। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। कोई भी टॉपिक आपका होगा कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, तो उसका क्या महत्व है? उसका महत्व मतलब भाई क्यों करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज़ इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, है ना, किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई करने का क्या महत्व है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज़ इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन अ पर्सनस लाइफ, किसी भी आदमी के लाइफ में साफ सफाई का क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग्स इन अ पर्सनस लाइफ, पैसा बचत करके रखने का क्या महत्व है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस, क्या उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, क्यों हम उस काम को करें, है ना, दैट इज सिग्निफिकेंस। तो टॉपिक क्या हम पढ़ रहे हैं अब? सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हमने बोला दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, या तो फिक्स्ड वाला या इन्वेंट्री वाला। तो क्यों हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करना है, क्यों हमें इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, ये हमारा टॉपिक है। ये मतलब फिक्स्ड असेट्स में क्यों इन्वेस्ट करें। सीधी सी बात है भाई, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होएगी सामान बनाने की। मैं 1000 शर्ट्स बना सकता था, और मशीनें ख़रीदूँगा 2000 बना लूँगा, और मशीनें ख़रीदूँगा 5000 शर्ट्स बना लूँगा। सो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से क्या होएगा? आप ज़्यादा सामान बना सकोगे, हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट। ज़्यादा सामान बना सकोगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होएगी। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर किया तो क्या होता है? रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? हायर आउटपुट आएगा, ज़्यादा आप सामान बना सकते हो। ज़्यादा सामान बनाऊंगा तो मेरी ग्रोथ ज़्यादा होगी, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, ग्रोथ रेट विल बी मोर। ग्रोथ रेट मेरी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मेरा इंपॉर्टेंस हो गया फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना। अगर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाएगी। अगर पूरे देश की बात करें, पूरे देश को क्यों फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पूरे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज हो जाएगी, पूरे देश में ज़्यादा सामान बनेगा। पूरे देश में ज़्यादा सामान बनेगा तो पूरे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट विल बी हाई। पूरे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट हाई हो जाएगी। सो आपको समझ आया कि क्यों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए कंट्री में। सर हाँ जी। सर एक्चुअली अभी मैं 650 को मैथ्स का ट्यूशन, तो आप थोड़ा छोड़ सकते हो जल्दी? 650 क्यों है आज? पता नहीं सर। हाँ जी, रोज़ का आपका टाइम फिक्स हो गया? पता नहीं सर, अभी वो टाइम फिक्स करती नहीं रहती वो, बाकी